नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए। जो लोग टीचर्स ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कलाम अकेडमी द्वारा परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग कलाम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो जैसे कि सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम से पहले भी किया गया था, फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम से पहले भी किया गया था, तो ऐसे ही अब जो ग्रेड 3 वाला एग्जाम है उससे पहले भी एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट रखी गई है, लास्ट डेट है 18 जनवरी 2023 और ये एग्जाम किस दिन कंडक्ट होगा, तो 22 जनवरी 2023 को एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके लिए आप कलाम अकेडमी की जो वेबसाइट है यानी कि www.kalamacademy, इस पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहला जो चैप्टर था यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान दिसंबर 2022 वाला, वो हमने समाप्त किया। उसके बाद हम चल रहे थे रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं एवं चर्चित स्थल। उसी से जुड़ी हुई ये क्लास है आज की। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित देश में 8 नए शहर बसाए जाने की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? जो ऑप्शंस है यानी कि जो आपका आंसर है, उससे पहले ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जानकारी दी गई है कि भारत का जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, उसने एक प्रस्ताव रखा कि अपना एक नजरिया या अपना एक प्रस्ताव सरकार के सामने सुझाव रखा कि देश में नए शहरों को बसाए जाने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है कि गांव से लोग पलायन कर रहे हैं और शहरों पर जो है वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि 8 नए शहर बसाए जाने चाहिए। अब इन 8 नए शहरों में से एक शहर बसाया जा रहा है कहाँ? राजस्थान के कोटा जिले में। कौन सी जगह? रानपुर। वित्त आयोग ने जो सुझाव दिया 8 शहरों के लिए, इनमें से हर एक शहर के लिए कहा कि 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए। ये किसके लिए? जो वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया गया, हर शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए। इस तरह कुल 8 नए शहरों के लिए कितने हो गए? ये 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 करोड़ रुपए। ये तो हुआ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा है वो। लेकिन अब राज्य में जो बसाया जा रहा है कोटा के रानपुर में, राज्य सरकार ने इसका बजट लगभग रखा है 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की इतनी लागत से एक शहर बसाया जाए। अब इसमें से राज्य सरकार चाह रही है कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए जो खर्चा आना है उसमें से 1000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत यानी कि जो केंद्र सरकार के तहत उनको मिल जाए, जो कि वित्त आयोग ने उनको सुझाव दिया था। राज्य सरकार इस शहर को बसाना चाह रही है किसकी तरह? चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर, जो सबसे आधुनिक बसा हुआ शहर है। जयपुर भी काफ़ी आधुनिक बसा हुआ है, लेकिन जयपुर के बाद उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट कौन सा बसा शहर है? चंडीगढ़। इसी तरह राज्य सरकार कोटा में, रानपुर में शहर को बसाना चाह रही है। तो ये नाम याद रखना है आपको, कोटा के रानपुर में। और इसके लिए कुल बजट है 3 से 4 हजार करोड़ रुपए, जिसके लिए राज्य सरकार चाह रही है कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ से मिल जाए? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में पहली बार तैरता हुआ पंप निम्नलिखित में से किस बांध पर लगाया जाएगा? पहली बात तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी एक तरह से ट्राई करके देखा जाएगा। ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट है और अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो राज्य में अन्य भी जो बांध है या बड़े जलाशय हैं, जल के स्रोत हैं, वहां भी इस तरह का पंप लगाया जाएगा। इस पंप का तैरता हुआ पंप यानी कि फ्लोटिंग पंप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये पानी की सतह पर रहेगा। इससे ही पानी को लिफ्ट किया जाएगा। पानी को लिफ्ट करना मतलब पानी को खींचना उसमें से, सामान्यतः ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर। कहाँ है? चित्तौड़। यहाँ अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पंप को स्थापित किया गया है, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो पानी आएगा इसको चित्तौड़गढ़ के ही कौन सा क्षेत्र है, जो भैंसरोडगढ़ और इसके आसपास के जो 68 गांव हैं, उन सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी ट्रायल बेसिस पर है। अभी एक बार इसको चेक करके देखा जाएगा और अगर परियोजना सफल होती है तो फिर पूरे राज्य में अन्य स्थानों पर भी इसको लागू किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उपर्युक्त सभी? तो उत्तर तो इसका उपर्युक्त सभी है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद हो तो जब हमने बजट वाली क्लासेस ली थी, शुरुआत की शायद 7वें या 8वें नंबर की हमारी क्लास होगी राजस्थान करंट वाली। अभी कौन सी चल रही है? अभी चल रही है 52। अच्छा, एक और बात, कई बार आप लोग थोड़ा सा, अगर ऐसा कई बार ऐसा होता है किसी दिन क्लास नहीं होती है अगर, तो आप लोग ऐसे दुविधा में ना पड़ें कि ये क्लास कहीं हमारी एक छूट गई है या नहीं छूटी है। जो वीडियो का थंबनेल होता है उस पर क्लास नंबर लिखा होता है, और साथ ही वीडियो के अंदर भी आप देख पा रहे हैं हर क्लास के अंदर यहाँ क्लास नंबर लिखा होता है। तो आप ऐसे, हो सकता है कि एक बार अगर छुट्टी है तो डेट उसमें एक कम या ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन क्लास का नंबर आप देख के चेक करें कि आपकी कोई क्लास बीच में तो मिस नहीं हुई है। तो हमारी पुरानी क्लास थी जो, वो 51 थी, बीच में एक दिन का गैप था, अब है 52। तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमने जब राजस्थान बजट वाली क्लास पढ़ी थी, शायद 7वीं या 8वीं क्लास, तब मैंने ये बताया था कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब ये 3 शहरों में बनाए जा रहे हैं। कौन कौन? जोधपुर, जयपुर और कोटा। और हर शहर के लिए कितना बजट? 200 करोड़ रुपए, यानी कि 3 तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 को, तो कितना? कुल 600 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है। और वहां क्वेश्चन ये था कि डब्ल्यू हब या वुमेन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था बजट वाली क्लास में। तो वो भी राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब के अंदर ही एक एरिया खास तौर पर जो केवल महिलाओं के लिए होगा, उसको नाम दिया गया डब्ल्यू हब या वुमेन हब। ये इन्हीं सेंटर्स के अंदर बनाया जाएगा, 3 शहरों में, जोधपुर, जयपुर और कोटा में। बजट हर एक के लिए रखा गया 200 करोड़ रुपए। ये घोषणा कब की गई? राज्य का जो बजट आया, बजट 2022-23। कई बार मैं केवल इतना लिखता हूँ बजट 2022-23, इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान बजट की ही बात हो रही है, क्योंकि हमारी क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की चल रही है। अगर ये इंडिया वाला करंट अफेयर्स होता तब मेरे को एक बार मेंशन करना होता ये राज्य बजट है या संघीय बजट है। तो अब सामान्यतः बजट का मतलब राजस्थान बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई। अब ये इनोवेशन हब होगा क्या, यानी कि यहाँ काम क्या किया जाएगा? तो यहाँ एक तरह की फैसिलिटी दी जाएगी उद्यमियों के लिए, और वो फैसिलिटी को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है प्लग एंड प्ले। ये क्या होता है? ये एक नया टर्म है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? जितने भी नए उद्यमी हैं या जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनको इतनी फैसिलिटी किसी जगह पर दी जाए कि वो आए और अपना प्लग लगाएं, प्लग इन करें और प्ले करें। यानी कि जैसे मानते हैं अगर कोई टीवी है, कोई म्यूजिक सिस्टम है, या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आपको क्या करना होता है उसको चलाने के लिए? केवल अपना जो प्लग होता है उस सिस्टम का, वो केवल प्लग इन करना होता है जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और फिर वो सिस्टम चालू हो जाता है। तो उसी तर्ज पर ये नाम दिया गया है प्लग एंड प्ले, यानी कि उद्यमियों के लिए यहाँ सारी तैयारी की जाएगी, उनको आके केवल प्लग इन करना है और काम शुरू करना है। इसी के लिए इसको नाम दिया गया प्लग एंड प्ले। जितने भी उद्यमी हैं, शायद ही जैसे कि MSME सेक्टर से जुड़े हुए, कुछ नए जो स्टार्टअप्स हैं उनसे जुड़े हुए, इन सभी को ये सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी। हर एक के लिए बजट कितना? 200 करोड़ रुपए। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र, पूरा नाम क्या है? DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT जोधपुर, IIT कोटा, बिट्स पिलानी या MNIT जयपुर? इसका उत्तर है IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के अंदर ही IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ IIIT है। इसका मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन जो हमने सुजस वाली क्लास में पढ़ा था, तो ये मिसप्रिंट हुआ था, मैंने इसको IIT कोटा लिख दिया था। ये IIT नहीं बल्कि IIIT कोटा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ क्या बनाया जाएगा? यहाँ ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान की मदद ली जाएगी। किसकी सहायता ली जाएगी? टेक्नोलॉजी के लिए मदद किसकी ली जाएगी? ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। और ये भी बजट की घोषणा है, राज्य बजट की, यानी कि बजट 2022-23। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए
जो तकनीकी मदद चाहिए, जो टेक्निकल एडवाइस होगी, वो किसके द्वारा दी जाएगी? IIIT कोटा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा। और DRDO, इसकी DRDO एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये IIT जोधपुर। DRDO से रिलेटेड एक प्रश्न आया था इस बार RS 2021 में प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? आजकल हम जब भी कोई चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं साथ के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का आदर्श वाक्य भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसका आदर्श वाक्य क्या है DRDO का? बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर ये आपको नहीं भी याद होता तब भी आप अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने कल कहा, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखें तो सोच सकते थे। पहले तो आपको पता होगा DRDO का काम क्या है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ये जो हथियारों से संबंधित है या नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ड्रोन वगैरह बनाना, कोई विमान वगैरह छोटे मोटे बनाना, इस तरह की चीज़ें DRDO का काम है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप कैसे सोच सकते हैं कि DRDO का काम किससे संबंधित है? डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, यानी कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। यानी बल की कोई ना कोई बात तो जरूर ही होगी, यानी कि देश को कैसे ताकतवर बनाया जाए, वो भी सीधा सीधा ताकतवर किस चीज में? सैन्य ताकत में। तो अब DRDO करता काम कैसे है? साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपको नहीं भी पता तब भी सोच सकते हैं कि बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि बल के मूल में विज्ञान है। ये इसका ध्येय वाक्य है किसका? DRDO का। ये तो आप जानते होंगे, बलस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति है, तो कि बल के कैसे हुआ? तो बलस्य से हुआ। बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि बल के मूल में क्या है? विज्ञान। किसका ध्येय वाक्य है? DRDO का। पूछा गया RS प्रीलिम्स 2021 में। अब जैसे स्काउट जम्बूरी आयोजित हो रही है तो मैं हर दिन आपको बताता हूं उसका ध्येय वाक्य क्या है, स्काउट का क्या है? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। जम्बूरी की थीम क्या है? ऐसी चीजें हो सकता है पूछी जाएं तो आप हाथों हाथ उनको भी याद करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ये खास बात है कि अभी तक राजस्थान में जितने भी अस्पताल हैं पशु पक्षियों के इलाज से संबंधित, उनमें ये सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन क्या है आपके? जयपुर, भरतपुर, रणथंभौर या बारा। इसमें आप हो सकता है मिस कैलकुलेट कर लें और सोचें कि भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है तो यहाँ हो सकता है, या रणथंभौर में बाघ अभ्यारण्य और उसके साथ साथ इतना बड़ा क्षेत्र है जंगल का तो वहाँ हो सकता है, या आप सोचें अगर अस्पताल की बात हो रही है तो हो सकता है जयपुर में हो, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ बनती है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? 12 में बनाया जा रहा है। इसमें कितनी क्षमता है? तो 300 पक्षी और प्लस इसके साथ 200 पशु, इनका एक साथ इलाज किया जा सकता है, इतनी क्षमता इस अस्पताल की होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 300 पक्षी और 200 पशुओं का ही ओवरऑल इलाज होगा। इसका मतलब ये है एक साथ इतने पशु और पक्षी एडमिट किए जा सकते हैं, यानी कि एक साथ 500 पशु पक्षियों का इलाज इसमें किया जा सकता है। और इसका बजट कितना है? बजट है 20 करोड़ रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्री केसरी सिंह बारहट के पैनोरमा निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। यह पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा, नाथद्वारा, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ या वीरवाड़ा सिरोही। एक दौलतपुरा जयपुर में भी है, वो भी आज के आगे वाले किसी क्वेश्चन में आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक हमने कल भी पढ़ा था दौलतपुरा चित्तौड़गढ़, तो यहाँ किनका पैनोरमा था? कल हमने यहाँ पढ़ा था लोक देवता कौन? अमराजी। तो लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा तो दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में है। वीरवाड़ा सिरोही, ये भी हमने कल पढ़ा था, राजीव का द्वारा यहाँ क्या बनाया गया है? सैनिटरी पैड की एक यूनिट स्थापित की गई है, जो किससे संबंधित है? उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैड की यूनिट, यानी कि यहाँ सैनिटरी नैपकिन बनाए जाएंगे। सैनिटरी पैड यूनिट। अब क्या बचे? 2 ऑप्शन, एक है नाथद्वारा राजसमंद और दूसरा शाहपुरा भीलबड़ा। तो इसका उत्तर क्या है? शाहपुरा भीलबड़ा। अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको ये पता हो कि केसरी सिंह बारहट का संबंध कौन से जिले से था, कौन से स्थान से था, तब भी इसका उत्तर यही है, शाहपुरा भीलबड़ा। नाथद्वारा राजसमंद में भी अभी आजकल कुछ एक नई घटना हुई जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक कौन सी मूर्ति, सबसे बड़ी शिव की प्रतिमा गणेश टीकरी, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रतिमा का नाम विश्वास
स्वरूपम, इंग्लिश में इसको कहा गया है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास की मूर्ति। विश्वास स्वरूपम सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्व की, नाथ द्वारा राजसमंद गणेश टीकरी पर। तो ये सारी हुई जानकारी सारे ऑप्शन से रिलेटेड। बढ़े आगे। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, यानी कि पहला पत्थर रखा गया है। यह विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? धानक्या गांव जयपुर, दौलतपुरा जयपुर, दहमी कला जयपुर या समोर बाग उदयपुर। तो ये चारों ऑप्शन ही सुने सुने से है, कहीं ना कहीं हमने सबका जिक्र किया। धानक्या जयपुर में क्या हुआ? यहां से शुरुआत हुई किसकी? पशुधन बीमा योजना। और जिस क्लास में मैंने बताया था पशुधन बीमा योजना, वहां मैंने धानक्या की जगह इसको केवल धानक्या लिख दिया था, यानी कि मात्रा नहीं लगाई थी। सही नाम क्या है गांव का? धानक्या। वहां लिखा हुआ था धानक्या, तो धानक्या नहीं, धानक्या गांव है। तो कहाँ है? झोटवाड़ा के पास जयपुर में। इसमें क्या पशुधन बीमा योजना यहाँ से शुरू की गई थी। दूसरा ऑप्शन है दौलतपुरा जयपुर, यहाँ से क्या शुरू किया गया? ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ एक बनाया जा रहा है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। क्या होगा ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान? यानी कि आपदा के समय केवल हम जो आपदा राहत बल है या पुलिस फोर्स है या फायर ब्रिगेड है, केवल उन पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आपदा आती है तो किसी भी फोर्स को पहुंचने में कुछ समय लगता है और वही एक गोल्डन आवर होता है। तो नागरिकों को भी वैसा प्रशिक्षण दिया जाए जो आपदा के समय स्वयं अपने आप ही एक दूसरे नागरिक की मदद कर सके। इसके लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। वो कहाँ? जयपुर के दौलतपुरा में। कौन सा? नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। और ये किसके लिए है? ये है आपदा से बचने के तरीके नागरिकों को सिखाने के लिए। अब रही बात इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दहमी कला जयपुर। यहाँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसके तहत कुल कितने, इसका पहले बजट कितना रखा गया है? लगभग 387 करोड़ रुपए। और इसमें कितने जो कॉलेज से जुड़े होंगे? तो लगभग 84 कॉलेजेस, चलो केवल 84 लिख देता हूँ। इसमें 84 कॉलेजेस इससे जुड़े होंगे। किससे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। अब लास्ट ऑप्शन है समोर बाग उदयपुर। यहां भी हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या है? समोर बाग में बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला संत संग्रहालय। प्रदेश का पहला संत संग्रहालय ये कहाँ बनाया जा रहा है? समोर बाग उदयपुर में, जहां 65 संतों की बारे में जानकारियां वहां दी गई है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में बसाया जा रहा है? पूछा गया है दूसरा। अगर पहला पूछा जाता तो उत्तर होता बीकानेर। पहला पूछा जाता तो बीकानेर, यहाँ है पहला। दूसरा पूछा गया तो ये कहाँ है? जयपुर। जयपुर में कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर के प्रतापनगर में। प्रतापनगर में एक और चीज बनाई जा रही है जो भी हमारे क्वेश्चन में आया था, और क्या था? यहाँ कोचिंग हब, एक तरह से सरकारी सिस्टम के तहत या सरकारी फंडिंग के थ्रू जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन सब के लिए वहाँ जमीन आवंटित की गई है, वो भी वहाँ प्रतापनगर जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? केवल सिंपल नाम पूछा है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं बताने को। जैसलमेर, जैसलमेर इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ये केवल जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? उत्तर क्या है इसका? जैसलमेर। ढोला मारू नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आप मुझे बताएं ढोला मारू असल में क्या है, क्या कहानी है? अगर आप जानते हैं तो बताएं जरूर कमेंट्स में। फिर है निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहत सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते मोमेंटों की जगह अब खिलौने भेंट किए जाएंगे? ऑप्शन है अलवर, हनुमानगढ़, उदयपुर या राजसमंद। उत्तर है इसका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की एक पहल है। इसके तहत क्या कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, ज़्यादातर देखते हैं एक अधिकारी दूसरे को या बहुत सी आम जनता भी जब सरकारी अधिकारियों से मिलने आती है तो उनके लिए गुलदस्ता वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आते हैं।
तो वहाँ के प्रशासन ने, या वैसे आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं, वो गुलदस्ते कभी कोई काम आते नहीं किसी के, केवल एक से दूसरे व्यक्ति को दिए, या एक तरह से वो मिसयूज है पैसे का। इस चीज़ को देखते हुए प्रशासन ने एक पहल की है कि इसकी बजाय खिलौने दिए जाएं, और इन खिलौनों को फिर अंत में कहाँ भेजा जाएगा, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ इनको भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके ये काम आएंगे, यानी कि उनको बचपन में खिलौनों से खेलने का अवसर मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में कई बार बहुत गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने अपना बचपन बिना खिलौनों के गुजारा होता है। तो यहाँ इस जिले में ये पहल की गई है कि अब कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो तो एक दूसरे को गुलदस्ता वगैरह देने की बजाय खिलौने भेंट किए जाएं, ताकि वो खिलौने अंत में कहाँ काम आए, आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए। यहाँ समाप्त हुई आज वाली क्लास। अब कल की क्लास, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है 51, तो अगर डे कोई बीच में मिस हो जाए तो आप क्लास का नंबर जरूर देखें कि बीच में कोई क्लास आपकी छूटी है या नहीं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान तथा भारत सरकार के अंकेक्षण व लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने हेतु एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसकी अवधि कितने वर्ष होगी, तो इसकी अवधि होगी 5 वर्ष, जिसमें हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और भारत सरकार का ऑडिट व अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, ताकि जो राज्य के सिविल सेवक हैं साथ ही अन्य जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी क्षमता निर्माण की जाए, यानी कि एफिशिएंसी उनकी बढ़ाई जाए। राजस्थान में RKSMB के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए ऐप द्वारा 5 दिनों में 1.35 करोड़ OCR सीट्स का डिजिटल मूल्यांकन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। यह ऐप कब लॉन्च किया गया, तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर थोड़ा सा शांत रह के आप समझें चीज़ों को, तो इसमें अगर आपको फुल फॉर्म पता है, RKSMB का मतलब है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, और अगर आपने शिक्षा एक शब्द को पकड़ लिया और फिर आपको कोई भी डेट ना पता हो, तब भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं कि 5 सितंबर 2022 को होता है शिक्षक दिवस, तो संभावना है ये ऑप्शन सही होने की, तो यही ऑप्शन इसका आंसर भी है। OCR या OMR क्या होता है, OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, यहाँ मैंने कल एक और चीज पूछी थी आपसे हिंदी से रिलेटेड कि कीर्तिमान ऐसे सही है या कीर्तिमान में हलंत आएगा। कुछ लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं, पर इसका सही आंसर ये है कि ये दोनों ही सही है। हिंदी में दोनों प्रचलित हैं। अगर बात की जाए कीर्तिमान जिसमें हलंत है, तब इसका अर्थ होता है जिसकी कीर्ति हो, यानी कि यशस्वी व्यक्ति, जिसने कीर्ति अर्जित की है, जो कीर्ति रखता है अपनी, तो वो तो हो गया यशस्वी यानी कीर्तिमान। और यहाँ इसमें जिस कीर्तिमान शब्द का उपयोग किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई रिकॉर्ड स्थापित करना, नया कीर्तिमान स्थापित किया, नया रिकॉर्ड, नई उपलब्धि, ऐसी कोई बड़ी चीज हो, तो हिंदी में दोनों शब्द प्रचलित हैं। हिंदी में रिकॉर्ड के लिए कीर्तिमान स्थापित किया, जैसे यहाँ है एक विश्व कीर्तिमान, तो इस कीर्तिमान के लिए जनरली ये शब्द भी प्रचलित है जहाँ रिकॉर्ड की बात आती है। और व्याकरण के हिसाब से कीर्तिमान जिसमें हलंत आता है, संस्कृत में जो प्रचलित है, इसका मतलब होता है यशस्वी। हिंदी में दोनों प्रचलित हैं। अगर शब्द युग में आपसे पूछा जाए एक कीर्तिमान जिसमें हलंत है और दूसरा जिसमें नहीं है, तो दोनों का अर्थ आपको अलग अलग बताना है। इसका मतलब हुआ रिकॉर्ड या कोई बड़ी उपलब्धि, और इसका मतलब हुआ कीर्ति रखने वाला व्यक्ति यानी कि यशस्वी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये नीति क्या थी, इसके खास खास पॉइंट्स थे कि इसमें शिक्षा, कौशल, आवास, किनको बेघर जो लोग हैं उनको देना, जिसके लिए न्यूनतम 50 वर्ग फीट जगह में छत के साथ इनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो कब से नीति लागू हुई है, 3 जनवरी 2023 से लागू हुई है। और श्री टीकाराम जूली जो इस विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। हाल ही में मचकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मचकुंड तीर्थ कहाँ अवस्थित है, तो एक तरह से ये किसका क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का। मचकुंड तीर्थ कहाँ है, धौलपुर में। इसको कहा जाता है तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, वो है पुष्कर। इसके लिए कुल बजट कितना था, तो 10.4 करोड़। पर्यटन विकास कोष की अलग से स्थापना की गई है, उसी में से 10 करोड़ इसको दिए जाएंगे। पर्यटन विकास कोष की जब स्थापना की गई थी यानी कि 2021-22 में, तब ये 500 करोड़ रुपए का फंड था इस कोष का। अब बजट 2022-23 में इसको 1000 करोड़ रुपए का कोष बना दिया गया है।
अगला प्रश्न था महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की जाने वाली बाल भाटिकाओं में किस स्तर की कक्षाएं लगाई जाएंगी, यानी कौन सी क्लासेस लगेंगी। तो इसका उत्तर था प्री प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, जिनके लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 3 वर्ष होनी चाहिए। 3 वर्ष या उससे अधिक होगी तब उसको पहले साल में वहां प्रवेश मिलेगा। इसमें कुल 925 बाल वाटिकाएं स्थापित की जानी है जो राजस्थान के सभी जिलों में होंगी। बच्चों की एक हफ्ते में 5 दिन क्लासेज होंगी और हर दिन 4 घंटे की क्लास होगी। और इसमें कक्षाएं कब से शुरू हुई हैं, तो 6 जनवरी 2023 से। अगला क्वेश्चन था प्रदेश का पहला स्वचालित रोप वे कहाँ बनाया जा रहा है। रोप यानी कि रस्सी, वे यानी कि रास्ता, यानी कि रस्सी से बना हुआ एक रास्ता जिसको सामान्य भाषा में उड़न खटोला हम कहते हैं, यानी कि एक टोकरी जैसा एक खटोला और उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, उसी को रोप वे कहा गया है। तो प्रदेश का पहला स्वचालित रोप वे कहाँ है, ये है जयपुर में। जबकि प्रदेश का पहला रोप वे कहाँ है, सुंधा माता जो कि जालौर में। ये सबसे लंबा भी है, इसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा यानी कि 800 मीटर। प्रदेश का पहला स्वचालित बात करें तो जयपुर में, और प्रदेश का पहला बात करें तो जालौर में। और अब जो जयपुर में प्रदेश का पहला है स्वचालित, ये प्रदेश का ओवरऑल 5वां है और जयपुर का दूसरा है। तो जयपुर का पहला कौन सा है, जयपुर का जो पहला है वो ओवरऑल चौथा है, तो वो है सामोद हनुमान जी मंदिर चौमू जयपुर में। अगला क्वेश्चन था IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो ये आज के शुरू के क्वेश्चन में भी मैंने एक ऑप्शन रखा था इसीलिए, ताकि चीजें बार बार रिपीट हों तो आपको याद रहे। तो ये कहाँ स्थापित की गई है, वीरवाड़ा सिरोही में। उड़ान योजना के बारे में छोटी सी बात बताई थी, कब शुरू हुई, 19 दिसंबर 2021 से लागू हुई। हर महीने में बालिकाओं, महिलाओं सभी को 12 सैनिटरी नैपकिन इसमें निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। प्रथम चरण के लिए 200 करोड़ रुपए बजट रखा गया था, अब दूसरे चरण के लिए 600 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई, अब लिख देता हूं, कौन से विभाग द्वारा संचालित है उड़ान योजना। तो महिला व बाल विकास विभाग, इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी इसमें सहयोग करता है। महिला व बाल विकास विभाग, और इसमें सहयोगी है कौन सा, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि सैनिटरी पैड जो है इसी विभाग के द्वारा यानी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के द्वारा ही बांटे जाते हैं। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट यानी कलेक्टर ऑफिस कौन सा है, अलवर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। ये है जयपुर। और इसमें कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा ये काम होता है, तो सॉफ्टवेयर का नाम है राजकाज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा निर्माण हेतु 4 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह पैनोरमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो आज वाले भी क्वेश्चन में आज वाली भी क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें पैनोरमा पूछा गया, वो किसका था, केसरी सिंह बारहट का। और कल जो हमने पढ़ा ये किसका था, लोक देवता अमराजी भगत। इनका पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है, दौलतपुरा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। आज भी हमने एक दौलतपुरा पढ़ा जो कहाँ है, जयपुर में। और वहाँ क्या बनाया जा रहा है, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, जो क्या प्रशिक्षण देगा, नागरिकों को आपदा के समय में कैसे बचाव कार्य किया जा सकता है इस बारे में उनको जानकारी देगा। बाकी जो ये तीनों हैं ये भी पैनोरमा से ही संबंधित स्थान है। जैसे पुष्कर अजमेर में श्री सेन महाराज का पैनोरमा बनाया गया, बेंगू चित्तौड़गढ़ में शहीद रूपा जी और कृपा जी का पैनोरमा, और खंडेला सीकर में करीमती बाई का पैनोरमा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वाइटन और पॉलीहाइड्रेट पोटास के विपुल भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या था, बीकानेर और हनुमानगढ़। बीकानेर का कौन सा स्थान, तो लखासर, और हनुमानगढ़ का कौन सा स्थान, तो सतीपुरा। यहाँ इन दोनों खनिजों के यानी कि सिल्वाइटन और पॉलीहाइड्रेट, यह सामान्यतः आप समझ सकते हैं पोटास के विपुल भंडार होने की संभावना मिली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए हमने लिया क्योंकि ये बहुत कम गहराई पर ही ये खनिज मिले हैं, इसलिए ये चर्चा में है।
सामान्यतः पोटास इतनी गहराई पर नहीं मिलता, इससे ज़्यादा गहराई पर मिलता है। कम गहराई पर उपलब्ध होने की संभावना है, इसका मतलब इनके खनन में जो खर्च है वो कम आएगा, प्रोसेसिंग में जो लगेगा चार्ज वो कम होगा, इसलिए आर्थिक रूप से ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और लास्ट में वही जो हमने शुरू में बात की थी, क्या कि जो 3rd ग्रेड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ लोग, वो उनके लिए कलाम अकेडमी द्वारा परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कब, 18 जनवरी 2023 तक। एग्जाम किस दिन कंडक्ट होगा, एग्जाम होगा 22 जनवरी 2023 को, और इसके लिए फीस कितनी रखी गई है, तो 125 प्लस GST। और आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अपने आप को, कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर, जो यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। इसके साथ ही जो 2nd चैप्टर था मैगजीन का, यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं एवं चर्चित स्थल, वो भी आज यहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।